नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अर्थ में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो श्रीनगर के बटमालू इलाके को लेकर आ रही है, जहां सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ठोक दिया और इसमें एक महिला की मौत हो गई। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल भी हुए। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बटमालू के फिरदौसाबाद इलाके में देर रात करीबन 2:30 बजे घेराबंदी करनी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में कौंसर रियाज नाम की एक महिला की मौत हुई। वहीं सीआरपीएफ के जवान भी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी कि इनके हौसले अब पस्त हो चुके हैं और सिर्फ गिने चुने ये जो आतंकी हैं ये उधम मचाए हुए हैं, लेकिन इनका भी खात्मा भारतीय सेना कर रही है। वही अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि 2020 में अब तक 72 आतंकवाद विरोधी अभियानों में करीबन 177 आतंकी मारे गए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बटमालू का ऑपरेशन एक सफल अभियान रहा, लेकिन क्रॉसफायर में महिला की मौत होना एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने आतंकवादियों के बड़े आकाओं को भी मार गिराने में भी सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आर्मी चीफ MM नरवणे को लेकर आ रही है। चीन के साथ LAC पर तनातनी और 2 फ्रंट वार की आशंका के मद्देनजर भारतीय सेना के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख में पूरी तरह से तैयार है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे राज्य की सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने और सुरक्षा बलों की ऑपरेशन की तैयारियों का जायजा लेने श्रीनगर और जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। उनका ये दौरा इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस वक्त चीन के साथ LAC परिस्थिति काफी तनावपूर्ण है। चीन की लगातार उकसावे वाली कार्रवाई के बाद दोनों तरफ से फायरिंग तक हुई है। पिछले महीने भी आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे ने फील्ड कमांडर से कहा था कि वे किसी भी हालत के लिए तैयार रहें और उच्च स्तरीय ऑपरेशन की तैयारी बनाए रखें। नरवणे 2 दिन के दौरे पर तेजपुर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अरुणाचल प्रदेश से LAC पर भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। अगली खबर की बात करते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बड़े बयान दिए हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि LAC पर टकराव टालने के लिए भारत हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन ने दोनों देशों के बीच 1993 और 1996 में हुए समझौतों का उल्लंघन किया है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय सेना को पेट्रोलिंग से नहीं रोक सकती। उन्होंने साफ कह दिया है कि यथास्थिति में बदलाव की चीन की कोशिश में किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। चीन लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को कब्जाए हुए है। इसके अलावा 1963 में बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने POK की 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन को अवैध रूप से चीन को सौंप दिया। चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना बताता है। भारत और चाइना दोनों का मानना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है। इस मुद्दे का समाधान शांतिपूर्ण और बातचीत से निकाला जाए। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भूटान को लेकर आ रही है। गृह मंत्रालय ने ITBP और SSB पीतल से कहा है कि वे अपने कर्मियों को चीन और भूटान के साथ ऊंचाई वाली सीमा पर लंबी सर्दियों के लिए तैयार रखें। दोनों बलों के लिए कहा गया है कि वे अपनी मांगों को अगले 6 महीनों के लिए अनिवार्य रूप से रखें और स्टॉक करें। मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि विंटर टेंट, हीटर, गर्म कपड़े, धूप का चश्मा और पैकेज्ड फूड सहित आवश्यक वस्तुओं की थोक आपूर्ति में तेजी लाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। ITBP जो कि चीन के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करती है और भूटान और नेपाल के साथ सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB को उनकी मांगों को जल्द से जल्द लागू करने के लिए कहा गया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वह हिंद महासागर को लेकर आ रही है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनातनी के बीच हिंद महासागर में घुसे चीनी युआन वांग श्रेणी के रिसर्च पोत कुछ दिन पहले ही वापस लौट गए। इस चीनी पोत ने पिछले महीने मलका स्ट्रेट से हिंद महासागर में प्रवेश किया था। इसके बाद से ही इस चीनी पोत के ऊपर भारतीय नौसेना की तरफ से तैनात किए गए युद्धपोत से इस पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, लेकिन ये चीनी पोत कुछ दिनों पहले ही भारतीय नौसेना की कड़ी निगरानी में वापस लौट गया। इस तरीके के रिसर्च पोत लगातार चीन की तरफ से आते रहते हैं और भारतीय समुद्री क्षेत्र की सूचनाएं इकट्ठा करके वापस चले जाते हैं। दिसंबर के महीने में भी चीन के रिसर्च पोत शीयान भारतीय जल क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के पास रिसर्च की गतिविधि करते हुए भारत के समुद्री सर्विलांस एयरक्राफ्ट P-8I ने देखा था। ऐसे पोत के जरिए चीन द्विपक्षीय क्षेत्र में भारत की गतिविधियों पर निगरानी रखता है। जहां से भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों पर करीबी नजर रखता है।
अगली खबर भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त नौसेना अभ्यास को लेकर आ रही है। भारत इंडो पैसिफिक में संबंधों और साझेदारी को आगे बढ़ा रहा है और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास की एक नई श्रृंखला को भी शुरू कर सकता है, जिन देशों के दक्षिणी हिंद महासागर से गहरे हित हैं। इस लाभ का महत्व वर्तमान सीमा तनाव और क्षेत्र में पीएलए नौसेना के द्वारा हाल ही में आक्रामक तैनाती को देखते हुए किया गया है। विश्लेषकों का अनुमान है कि हिंद महासागर क्षेत्र जल्द ही एक बड़ी और खतरनाक चीनी उपस्थिति को देख सकता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को काफी मजबूत किया है और हिंद महासागर में नौसेना और वायुसेना को शामिल करने के लिए नियमित रूप से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया जाता है। सूत्रों ने कहा कि एक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास पहल में इसका विस्तार शीर्ष स्तर पर किया गया है। भारत पहले से ही फ्रांस के साथ नौसैनिक अभ्यासों की वरुण श्रृंखला आयोजित करता है, जिसमें अंतिम संस्करण फ्रांसीसी विमान वाहक चार्ल्स डी गॉल है, जो राफेल लड़ाकू जेट विमानों के समुद्री संस्करण के साथ साथ एक परमाणु पनडुब्बी का संचालन करता है। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी भी है हिंद महासागर क्षेत्र में इस तरीके के त्रिपक्षीय समझौते को करना, क्योंकि जिस तरीके के विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले समय में चीन वहां पर बड़ी उपस्थिति कर सकता है। तो ऐसे में अगर भारत शुरू से ही अपना इस तरीके के समझौते और लगातार नेवल एक्सरसाइज करता रहेगा तो चीन की हिम्मत नहीं होगी हिंद महासागर में झांकने की। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है चीन के प्रसार को रोकने के लिए। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियां करीबन 2500 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रख रही है जो भारत में चीनी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इनमें से अधिकांश खाते फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से चल रहे हैं। इन खातों में पाकिस्तान, हांगकांग, यूके, रूस और चीन के देश में कई आईपी पते हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन स्थित कंपनियों के द्वारा भारतीय नेताओं पर स्नूपिंग की रिपोर्ट आने के बाद ये नई बात सामने आई है। अगली खबर की बात करते हैं तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को लेकर आ रही है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज है उनकी अनुमति देने की फिलहाल कोई प्रस्तावित योजना नहीं है और इस बारे में केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं यानी कि ये जो निजी खिलाड़ी हैं वो परमाणु रिएक्टर में कोर रिएक्टर कंपोनेंट्स, उपकरण, सामग्री और सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, जिनमें निर्माण, उपकरण, पाइपिंग, कंसल्टेंसी, सहायक और रसद सेवाएं शामिल है। वर्तमान में देश में 6780 मेगावाट परियोजना क्षमता वाले 22 रिएक्टर हैं। इसके अलावा 9 रिएक्टर जिनकी कुल क्षमता 6700 मेगावाट की है वर्तमान में निर्माणाधीन है। अगली खबर की बात करते हैं तो गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान के दर्जे को बढ़ाकर इसे एक पूर्ण प्रांत बनाने का फैसला लिया है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन देने वाली खबर है। पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार वहां के मंत्री के द्वारा दी गई रिपोर्ट में ये बात कही गई है। भारत पहले ही पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में बता चुका है कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में ठोस बदलाव करने के इस्लामाबाद के प्रयासों का विरोध करते हुए मई में भारत के विदेश मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान की सरकार या न्यायपालिका का गैर कानूनी तरीके से कब्जाए गए इन इलाकों पर कोई अधिकार नहीं है। दरअसल दोस्तों, ऐसा करने के पीछे 2 रीजन है। एक तो एलएसी पर जो तनाव चल रहा है भारत का और चीन का, यहाँ पर साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने ही एक तरह से टेंशन क्रिएट करवाने की कोशिश करी है चीन से एलएसी पर, ताकि भारत का ध्यान पीओके से हट जाए। और ऐसे में दूसरा जो सबसे बड़ा हित है वो चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। ऐसे में अगर भारत पीओके पर कब्जा करता तो इनका जो इकोनॉमिक यानी कि सीपैक है वो खतरे में आ जाता। और यही एक मुझे लगता है कि एक मेन मुद्दा है जिसको लेकर पाकिस्तान ने चीन को भड़काया, ताकि वो टेंशन वहां क्रिएट करे और भारत का ध्यान पीओके पे ना रहे, क्योंकि भारत पहले ही बोल चुका है कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत उसको जरूर लेगा। तो ये सिनेरियो जो खड़ा किया गया है पूरा का पूरा, कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान का भी हाथ है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो स्पेस को लेकर आ रही है। नीति आयोग के सदस्य और पूर्व डीआरडीओ के प्रमुख वीके सारस्वत ने कहा कि छोटे उपग्रह वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र पर हावी होंगे, क्योंकि लगभग 7000 ऐसे उपग्रह लॉन्च किए जाने की उम्मीद है जिनकी कुल कीमत करीबन 2.7 लाख करोड़ रुपए है। ऐसे छोटे उपग्रहों के महत्व को समझाते हुए इसरो एक लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए छोटा उपग्रह लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर छोटे और नैनो उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। सारस्वत ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य करीबन $7 बिलियन का है, जो कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का $348 बिलियन का लगभग 2% है। 2012 में छोटे उपग्रहों में काफी वृद्धि देखी गई थी। 2012 से 2017 तक 1000 से अधिक छोटे उपग्रह लॉन्च किए गए थे। वास्तव में क्यूबसैट ने 2012 से 2017 तक 700 क्यूबेट्स लॉन्च किए थे, इसलिए छोटे सैटेलाइट का बाजार काफी हावी हो चुका है।
इसके अलावा नए अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के तहत छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट की कक्षा में लॉन्च करने की लागत दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह संचार के लिए भारत पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो संबंधित कोई आपका प्रश्न या आपका कोई जवाब है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।